एक इन्वेस्टर बैंकर है जिनका नाम है गोल्डमैन सैक। वो अपने इन्वेस्टर्स को ये बताता है कि कहाँ और किस इकोनॉमी में किस जगह उन्हें इन्वेस्ट करना है। गोल्डमैन सैक के इकोनॉमिस्ट थे बड़े फेमस जिम ओ नील। उन्होंने सन 2001 में अपने इन्वेस्टर्स को कहा कि कुछ इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और इन्वेस्टर से कहा इन इकोनॉमी में आप इन्वेस्ट करिए। इकोनॉमी का नाम था, यानी जो अर्थव्यवस्था थी उनका नाम था ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। और कहा ये आने वाले समय पर जो G7 कंट्रीज हैं, और उस समय तो G8 होती थी, ग्रेट 8 नेशंस, उन इकोनॉमीज को भी चैलेंज करेगी। अच्छा, गोल्डमैन सैक ने जब ये बात कही थी तो ये इन्वेस्टर्स के लिए कहा था, लेकिन जो इन्वेस्टर शॉर्ट हैंड की तरह चालू हुआ वो बाद में जाकर एक डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हो गया। और रशिया ने इस चीज को इनिशिएट करा इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक। तो ब्रिक यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, उन्होंने 2009 में एक यटिन्सकैरिनबर्ग है वहां पर पहला समिट स्टार्ट किया था 2009 में। एक इनफॉर्मल क्लब था, इमर्जिंग इकोनॉमीज का था, और मेन टारगेट इनका वेस्टर्न डोमिनेटेड ऑर्डर था, चाहे वो आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो। अब वो देखते हैं कैसे। तो 2009 की बात थी। चाइना ने बाद में कहा कि अफ्रीका से कोई कंट्री नहीं है। तो सेकेंड समिट जब हुआ 2010 में, तो चाइना के इनविटेशन पे साउथ अफ्रीका को भी ज्वाइन करवा दिया गया और ब्रिक की कहानी ब्रिक्स में कन्वर्ट हो गई। अब इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका भी था। तो ओवर द ईयर ब्रिक्स का जो मेन काम है वो ये रहा कि 5 नेशन का कोलिशन जो इकोनॉमिक कॉपरेशन करेगी और डेवलपमेंटल इश्यूज को देखेगी। आज हम उस टॉपिक को देखने वाले हैं जिससे कम एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल के प्रीलिम्स में। क्यों? क्योंकि 2023 में पहली बार जब जोहानसबर्ग समिट हुआ अगस्त 2023 में, तो ब्रिक्स की बात करी गई। इसे फर्दर हम एक्सपेंड करेंगे और ब्रिक्स बिकम द ब्रिक्स प्लस। अब ब्रिक्स प्लस क्या है और क्या कैसे इस वर्ल्ड की रीसफलिंग में, इस 21st सेंचुरी में जो डोमिनेट ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स, यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम इट। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। तो ब्रिक्स की अगर बात करें तो पहले बात तो आपको ब्रिक्स में यह समझना पड़ेगा कि ब्रिक्स प्लस, और ब्रिक्स प्लस क्यों है? क्योंकि 2023 में कुछ 6 कंट्रीज को इनवाइट किया गया टू ज्वाइन द ब्रिक। उनका नाम था सऊदी अरबिया, है ना। जब सऊदी अरबिया ज्वाइन करने आया तो यूएसए ने कहा भाई हमारा क्या होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर डॉलर को डॉलर कोई कंट्री बनाती है तो उसका नाम सऊदी अरबिया है। क्योंकि सऊदी अरबिया एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसे ओपेक कहते हैं, ओपेक का एक डोमिनेंट लीडर है। और सऊदी अरब ने ही ये स्टार्ट किया था कि हम जितना भी पेट्रोल का खरीद और बेच करेंगे वो डॉलर में करेंगे। यानी डॉलर को डोमिनेंट करेंसी बनाता है सऊदी अरब, बिकॉज पेट्रो डॉलर है। पेट्रोलियम किस में खरीदा बेचा जाता है? डॉलर्स में। तो जब सऊदी अरब ने ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन दिया तो यूएसए को लगा ये क्या हो गया। ठीक है, वो अलग बात है कि सऊदी अरब पहले तो आया ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए, इनविटेशन लिया, फिर बाद में खुद बैकआउट कर गया। वो देखेंगे कहानी कैसे। दूसरी कंट्री जिसे इनवाइट किया गया वो है ईरान। सिंपल सी बात है, ईरान पे ऑलरेडी सैंक्शन लगे हुए हैं, क्योंकि ईरान के बारे में ये कहा जाता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा है और न्यूक्लियर प्रोग्राम में वो न्यूक्लियर अनरिचमेंट कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, इसलिए ईरान पे बहुत सारे सैंक्शंस हैं। तो ईरान को इनवाइट किया गया, जो ऑफिशियली ईरान ने ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट कंट्री आप अफ्रीका देखेंगे तो अफ्रीका में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है जिसका नाम है, सेकेंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जो एक बहुत ग्रैंड डैम भी बना रहा है नाइल नदी पर जिसका नाम है GERD।
और जो ये कंट्री जो डैम बना रही है उसका नाम है इथोपिया। तो नेक्स्ट कंट्री जिसे इनवाइट किया गया थी वो थे इथोपिया, द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो इथोपिया को भी इनवाइट किया गया, फॉर्मली इथोपिया ने भी ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट डोमिनेंट कंट्री अगेन मगरेब रीजन है, नॉर्थ, अगर आप जाएंगे नॉर्थ अफ्रीका में एक रीजन आता मगरेब का, ठीक है। तो मगरेब रीजन की मोस्ट डोमिनेट कंट्री नोन एज इजिप्ट, और आपने इजिप्ट का नाम पिरामिड से सुना होगा, उस कंट्री को भी इनवाइट किया गया और फॉर्मली उसने भी ज्वाइन करा। नेक्स्ट कंट्री थी यूएई, अपने नेचुरल गैस के लिए बड़ी फेमस, साथ के साथ अपने बुर्ज खलीफा के लिए भी काफी फेमस है, अब तो गाना भी है बुर्ज खलीफा व्हाटएवर। यूएई को भी इनवाइट किया गया और फॉर्मली यूएई ने भी ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट कंट्री जिसे इनवाइट किया गया था वो साउथ अमेरिका कंट्री थी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को इनवाइट किया गया, अर्जेंटीना ज्वाइन करने वाला था, उसके बीच में सरकार चेंज हो गई और जो नई सरकार आई वो आई वेस्ट डोमिनेटेड, यानी वेस्ट को फेवर करने वाली। तो अर्जेंटीना ने भी लास्ट में विड्रॉ कर लिया। तो आप समझिए ब्रिक को जो ब्रिक्स प्लस बनाया 2013 में और मेजर एक्सपेंशन किया गया 13 साल बाद, उसमें सऊदी अरब और अर्जेंटीना को छोड़कर बाकी ईरान, इथोपिया, इजिप्ट और यूएई सब ने ज्वाइन करा। सऊदी अरब ने ज्वाइन इसलिए नहीं करा क्योंकि वो वेस्ट को दिखाना चाहता था कि मेरी भी बात माननी है तुम्हें, है ना। तो आया डराने के लिए यूएस से और बीच में आकर बैकआउट कर गया। अर्जेंटीना में सरकार ही चेंज कर दी। अब ये समझते हैं ये ब्रिक्स की पॉलिटिक्स क्या है। यूएसए के बारे में ये कहा जाता है, और आपने 1945 का एक बड़ा फेमस वाक्या सुना होगा जिसे अटलांटिक चार्टर कहते हैं। उस अटलांटिक चार्टर में यूनाइटेड नेशन की भी प्रावधान था, यूनाइटेड नेशंस बनाया गया। साथ के साथ एक और चीज अटलांटिक चार्टर में कही गई थी, उसका नाम था सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी हर कंट्री को आजादी मिलेगी। साथ के साथ चर्चिल ने रूजवेल्ट को समझाया और रूजवेल्ट ने चर्चिल को बताया कि आज का समय डायरेक्टली कंट्रोल का नहीं है, आप डायरेक्ट किसी कंट्री को गुलाम नहीं बना सकते, कॉलोनाइज नहीं कर सकते। नया जो वर्ल्ड ऑर्डर है इसे नियो कॉलोनाइजेशन कहते हैं, यानी नया तरह का उपनिवेश, और इसमें चलती है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, यानी कर्जा नीति, यानी कर्जे को देखकर कर्जा देकर, कर्जे के ऊपर कर्जा देकर आपको कर्जे की माया जाल में फंसा दिया जाए, जो कंट्रीज करती हैं। पहले यूएस से बहुत डोमिनेटिंग पावर थी नियो कॉलोनाइजेशन में, अब धीरे धीरे चाइना भी हो गया है। तो 1945 अटलांटिक चार्टर के बाद जब यूनाइटेड नेशंस बनाया गया और यूनाइटेड नेशंस की जब असेंबली लगी, तो साथ के साथ ये भी कहा गया कि वर्ल्ड को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। अब लोगों ने कहा वर्ल्ड को क्या रिकंस्ट्रक्ट करोगे, तो उन्होंने कहा यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म हुई है, यूरोप डिवास्टेटेड है, और जब यूरोप डिवास्टेटेड है तो यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो हेम्पशायर एक जगह है यूएसए में, उसके एक जंगल थे, नाम है उसका ब्रेटन वुड्स। तो ब्रेटन वुड्स में यूएसए की अध्यक्षता में यानी चेयरमैनशिप में 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। एक का नाम था वर्ल्ड बैंक, दूसरे का नाम था आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक को पहले आईबीआरडीबी कहते थे, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये सब आपको फैक्ट लिखने पड़ेंगे क्योंकि इसका काम ही था रिकंस्ट्रक्शन करने का। बाद में इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और भी बनाई गई, विंग्स बनाई गई वर्ल्ड बैंक की, जैसे आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी एंड सो फोर्थ। साथ के साथ आईएमएफ भी बनाया गया और कहा गया क्या करेगी ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएसए ने कहा वर्ल्ड बैंक कर्जा देगी, है ना। कर्जा कैसे देगी कि वर्ल्ड बैंक आपको कर्जा देगी और उसे आपको लौटाना पड़ेगा। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आईएमएफ, जो अगर आपके बीओपी क्राइसिस हो गए हैं, बीओपी क्राइसिस मतलब जैसे आप एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो उस क्राइसिस के लिए बनाई गई आईएमएफ कि आप अमेरिका से खरीद रहे हैं, बेच कुछ नहीं रहे हैं,
तो अमेरिका को पैसे भी तो लौटाने पड़ेंगे, डॉलर में ट्रेड होगा। अब डॉलर में ट्रेड होने के लिए बनाई गई आईएमएफ। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने पिछले, अगर आप बात करें तो 1940 से अप टू 1945 से अप टू 1990s, इवन अप टू सन 2000 तक वर्ल्ड को डोमिनेट करा है। इवन ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जिसको भी पैसा देते हैं आर्म ट्विस्ट करके देते हैं। जैसे आपको पता है 1990s में हमारे यहाँ भी बीओपी क्राइसिस हुए थे और हमें अपनी इकोनॉमी खोलनी पड़ी थी फॉर एलपीजी रिफॉर्म। वो अलग बात है, इंडिया आईएमएफ के आगे नहीं झुका था, है ना। $6 बिलियन के रिजर्व्स थे, लेकिन हम झुके नहीं। और सन 2008 और 2009 में हमने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को पैसा दिया है। कितनी बड़ी बात है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से हमने 1990s में पैसा लिया, उस ऑर्गेनाइजेशन को हमने कर्जा दिया 2008-9 में। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन, इनका मेन काम था आर्म ट्विस्टिंग करना, न्यू कॉलोनाइजेशन यानी न्याज उपनिवेश है उसे बढ़ावा देना। और किसके बिहाफ पर? यूएसए के बिहाफ पर। इसलिए आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों में डोमिनेशन जो है वो यूएसए का है। जब 2009 में ब्रिक्स बनी, उसका मेन कंसेप्ट यही था कि यूएसए के डोमिनेंस को कम करना। और ये कैसे कम करना? स्लो पॉइजन की तरह। जैसे वर्ल्ड बैंक के बिहाफ पर जो वर्ल्ड बैंक बना था, उसके अगेंस्ट ब्रिक्स ने अपना एक बैंक बनाया जिसे कहते हैं न्यू डेवलपमेंटल बैंक, एनडीबी। जो आईएमएफ था, आईएमएफ के अगेंस्ट ब्रिक्स कंट्री ने एक बीओपी क्राइसिस के लिए बनाया जिसे कहते हैं सीआरए, कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट। तो आप समझिए जिस तरीके से यूएसए ने डोमिनेट करा था वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को, ब्रिक्स अपने इंस्टीट्यूशंस ले आया जस्ट टू डिरेल द डोमिनेंस ऑफ वेस्ट, जस्ट टू डिरेल द डोमिनेंस ऑफ यूएसए। आप समझिए कि जो ब्रिक्स है अपना, ये ब्रिक्स, इसमें एनडीबी है। एनडीबी का मतलब जो न्यू डेवलपमेंटल बैंक है, और इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। सब कुछ नोट्स में है, आप पढ़ लेना बाद में। जो जो पॉइंटर प्री में आ सकते हैं वो सब आप स्क्रिबल करती रहिए, और कहानियों के फॉर्म में हम आपको पढ़ा देते हैं। तो न्यू डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई में है। इनिशियल $50 बिलियन का फंड देकर इस न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाया गया था। जैसे 5 मेंबर हैं ब्रिक्स, तो सबसे कहा गया 10 बिलियन डॉलर यानी $10 अरब हर कंट्री को देना है। ठीक है, इंडिया अच्छी पोजीशन में था जब एनडीबी बनाया गया, तो इंडिया ने कहा हमारे लिए $10 बिलियन हम दे देंगे। चाइना ने कहा बस $10 बिलियन, हर कंट्री अलग अलग, सबको एक जैसा बोर्ड पैसे देना है। लेकिन चाइना से कहा गया नहीं नहीं, हर कंट्री $10 बिलियन ही देगी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की तरह यूएसए या एक कंट्री का डोमिनेशन नहीं होगा। फिर साउथ अफ्रीका ने टेबल पे रखे रखे हेड डाउन कर लिया। साउथ अफ्रीका का कहना था हमारी इकोनॉमी इतना अच्छा परफॉर्म ही नहीं करती कि $10 बिलियन दे सके हम। रशिया ने कहा हमारे पे तो सैंक्शन पे सैंक्शन लगे हुए हैं, 2014 के बाद तो सैंक्शन पे सैंक्शन है, क्रीमिया को एनेक्स जब किया, हम कहां से $10 बिलियन देंगे। सेम विद ब्राजील। ब्राजील की इकोनॉमी इज आल्सो नॉट डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन फिर भी ब्राजील से कहा गया $10 बिलियन देना है। और ऐसे करके इन 5 कंट्रीज ने इनिशियली फंड इकट्ठा करा जिसे $50 बिलियन कहते हैं, $50 अरब। लोगों ने बहुत समझाया इंडिया को, ये $50 बिलियन हर कोई इक्वल देगा, ये ठीक नहीं है। और चाइना कह रहा था $50 बिलियन हमारे लिए क्या है, मतलब $10 बिलियन 50 में से हमारे लिए क्या है, ये तो ऐसा है कि हम टॉफी खरीद लें उतने की, कुछ भी नहीं है। $3 ट्रिलियन के तो रिजर्व्स हैं हम पर, फॉरेक्स है। $10 बिलियन क्या होता है? तो इंडिया ने कहा नहीं नहीं नहीं, चाइना का डोमिनेंस मत करो। जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में यूएसए का डोमिनेंस था,
वैसे अगर चाइना ही इन्वेस्ट करेगा तो चाइना का डोमिनेंस हो जाएगा। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, हर कोई सेम इक्वालिटी प्रिंसिपल पे चलेगा, साथ के साथ 1 मेंबर 1 वोटिंग होगी। चाइना को ये बात भी बुरी लगी, लेकिन बाकी सारी ब्रिक्स कंट्री ने अदर देन चाइना सबने कहा बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि चाइना का डोमिनेंस नहीं करना, 1 पर्सन 1 वोट होगा। खैर चाइना को ये बात बुरी लगी, लेकिन अभी जो एनडीबी का स्ट्रक्चर है उसमें हर कंट्री इक्वली शेयर करती है, हर किसी को 1 वोटिंग है। ठीक है, इसलिए अदर देन ब्रिक्स चाइना को एक और बैंक बनाना पड़ा अपना, जिसमें उसका अपना डोमिनेंस हो, और उस बैंक का नाम है AIIB, एशियन इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, जिसमें चाइना की 25 से 27% की शेयर होल्डिंग है। और AIIB में विदाउट 75% वोटिंग के कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। ये चाइना ने खुद AIIB में करा, और AIIB का भी फाउंडिंग मेंबर इंडिया रहा है। ठीक है, अभी AIIB देखेंगे आगे। तो कुल मिलाकर एनडीबी बनाया गया। एनडीबी काम था डेवलपिंग कंट्रीज में एट्रैक्टिव लोन्स देना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पॉलिसी। विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पॉलिसी मतलब जैसे IMF जाता है, अगर मान लो श्रीलंका को लोन दे रहा IMF, तो आर्म ट्विस्टिंग करता है उनकी, अपनी इकोनॉमी खोलो, डेमोक्रेसी को प्रमोट करो, फ्री मीडिया करो, ज्यादा बेचो कम खरीदो, अपने फिस्कल डेफिसिट कम करो, सरकार ज्यादा कर्जा ना ले, एंड सो फोर्थ। लेकिन चाइना को इन डेमोक्रेसी से कुछ लेना देना नहीं। चाइना तो कह रहा बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एनडीबी जो लोन्स देती है ये विदाउट पॉलिसी ऑटोनोमी या विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पॉलिसीज, जो सरकारी पॉलिसी है उसे विदाउट कॉम्प्रोमाइज करके डेवलपिंग कंट्रीज को देती है। आर्म ट्विस्ट नहीं करती IMF और वर्ल्ड बैंक की तरह। एनडीबी में अपना ऑपरेशन 2015 में स्टार्ट किया। ये सब आप पढ़ लेना, दे बिगेन देयर ऑपरेशन इन 2015। और जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे बांग्लादेश है, UAE है, इजिप्ट है, इन सब भी इसके अंदर एनडीबी के अंदर लोन लेते हैं। एक छोटी सी और बताऊं आपको, चाहे AIIB हो, बाद में देखेंगे, एनडीबी हो, ADB हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक जापान का अभी हम देखेंगे, वर्ल्ड बैंक हो, इन सब का लार्जेस्ट बोरोवर, इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो लार्जेस्ट बोरोवर इंडिया है। अभी बाद में देखेंगे क्यों। तो ये एनडीबी की कहानी थी। नेक्स्ट हम कहानी पे चलते हैं। जब एनडीबी हो गया तो नेक्स्ट इज योर कंटिंजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट। तो कंटिंजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट क्या है, 2015 में लाया गया और कहा कि अगर किसी पे भी डॉलर का डोमिनेंस है, पहले तो डॉलर का डोमिनेंस कम करो। वो हम देखेंगे डॉलर के डोमिनेंस को खत्म करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं। जैसे ब्रिक्स ने अभी बात करी कि हम R5 करेंसी लेके आएंगे। लोगों ने कहा ये R5 करेंसी क्या है, तो बताया गया ब्राजील की करेंसी है रियाल, REAL। रशिया की करेंसी है रूबल, चाइना की करेंसी है रेनमिबी, इंडिया की करेंसी है रुपया, साउथ अफ्रीका की करेंसी है रैंड। तो इन सब को R5 कहते हैं। और कहा गया हम आपस में ब्रिक्स कंट्री जो हैं R5 में ट्रेड करेंगे। वो अलग बात है, बीच में है ना हमारी इंडिया ने बैकआउट कर दिया कि नहीं नहीं R5 करेंसी नहीं होगी। अगर R5 करेंसी आ जाती तो डॉलर का डोमिनेंस खत्म हो जाता। अभी देखेंगे क्यों। ठीक है, तो कहा कंटिजेंसी अरे रिजर्व अरेंजमेंट क्या है। इन्होंने कहा BOP क्राइसिस आते हैं, IMF पे जाते हो, IMF आर्म ट्विस्टिंग करता है, कोई बात नहीं, वेस्ट के कंट्रोल से बाहर आओ, ब्रिक्स इज देयर फॉर यू। और क्रिएट करा CRA कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट। कहा डॉलर चाहिए, हम डॉलर दे रहे हैं तुम्हें। $100 बिलियन का करेंसी रिजर्व पूल इकट्ठा किया और कहा जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है
वेस्ट से आर्म ट्विस्टिंग कराने की जरूरत नहीं है, अपनी पॉलिसी चेंज कराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास आओ, वी आर देयर टू हेल्प यू। मिनी IMF इज अ CRA, कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट। अब आगे समझते हैं ब्रिक्स। और आज ये ब्रिक नहीं, ब्रिक प्लस है, क्योंकि मैंने बताया 2023 में जो जोहानिसबर्ग समिट हुआ उसमें ब्रिक्स को और बढ़ाकर इसमें UAE जैसी कंट्रीज को भी ऐड किया गया, इथोपिया जैसी कंट्रीज को ऐड किया गया। और अगर ब्रिक्स प्लस की बात करें तो ग्लोबल GDP में ये 36.7% का GDP कंट्रोल कर रही है, 23% वर्ल्ड का ट्रेड कंट्रोल कर रही है और 32.8% हाईटेक एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर रही है। इवन आपको समझ में आना चाहिए, एक G7 है, G7 मतलब ग्रेट 7, और ग्रेट 7 में ग्रेट जैसा कुछ नहीं रहा है। एक USA को छोड़ दीजिए, उसे छोड़कर बाकी सारी इकोनॉमी जो है वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है। तो G7 कंट्रीज में जैसे इटली, उसकी हालत खराब है, जैसे ब्रिटेन, वो तो खामोखा ग्रेट है, अब तो ग्रेट जैसी मतलब इकोनॉमी ऑलरेडी डाउन है उनकी, फ्रांस ऑलरेडी इकोनॉमी डाउन है। तो G7 कंट्रीज का जहां सन 2000 के करीब 45% एक्सपोर्ट होता था, वो गिर के 29% हो गया है। उसी जगह 45% से कितना हो गया, 29%। उसी जगह ब्रिक्स का जो ट्रेड है वो हर दिन बढ़ता जा रहा है। और इवन आपको ये समझ में आना चाहिए कि ब्रिक्स प्लस जो कंट्रीज हैं, इन्होंने ओवरटेक कर लिया है G7 को इन ग्लोबल मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, यानी जितना भी गुड्स का एक्सपोर्ट हो रहा है उसने ब्रिक्स प्लस ने ओवरटेक कर लिया G7 को। अब बात यह है कि ब्रिक्स प्लस, इसकी और भी कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो आप R5 लिख लीजिएगा, R5 पूछ लेगा, R5 करेंसी इज रिलेटेड टू विच, तो बता दीजिएगा ब्रिक्स, ठीक है। R5 इज रिनबी, रूबल, रुपया, इन सबको R5 करेंसी का नाम दिया गया है, ठीक। ब्रिक्स की अगर फर्दर बात करें तो ब्रिक्स ने अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर डिक्लेयर कर दिया है। साउथ आपको पता है डेवलपिंग कंट्रीज का जो ग्रुप है, जिसका एक एंटी वेस्ट एजेंडा भी है, एंटी वेस्ट यानी वेस्ट के अगेंस्ट जो है। ब्रिक्स ने अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर डिक्लेयर किया है। और ब्रिक्स का कहना है कि तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। इसलिए जितनी भी गरीब कंट्री जैसे अफ्रीका है, जैसे साउथ अमेरिका में कितनी कंट्री है, दे आर मोर डिपेंडेंट नाउ ऑन NDB, न्यू डेवलपमेंटल बैंक, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक और IMF की तरह आर्म ट्विस्टिंग नहीं करता। कुछ ब्रिक्स में प्रॉब्लम्स भी हैं। तो ब्रिक का मतलब क्या होता है, ईंट। तो ईंट टूटी हुई है, कैसे ईंट टूटी हुई है? सबसे पहले ईंट टूटी इसलिए है क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए। सबसे पहले चाइना और इंडिया की बात करते हैं, है तो ये इनफॉर्मल ग्रुपिंग का मेंबर यानी ब्रिक्स के मेंबर, लेकिन आपस में दोनों की बिल्कुल नहीं बनती है। वो आप देख भी सकते हैं बॉर्डर के इस स्कर्मिसेस पे, ठीक है, चाइना और इंडिया। रशिया और चाइना की बात करें तो रशिया और चाइना के बीच में बहुत ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है। रशिया, वो अलग बात है कि रशिया से अभी जब सैंक्शन लगे थे तो बहुत सारा इंपोर्ट रशिया से चाइना ने किया, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। ब्राजील की इकोनॉमी वैसे ही परफॉर्म अच्छी नहीं कर रही है। इवन साउथ अफ्रीका इज आल्सो नॉट डूइंग वेरी वेल। तो अगर ब्रिक्स में देखें तो इनकी इनबिल्ट कुछ प्रॉब्लम्स है। अब फर्दर ब्रिक्स प्लस में देखें तो आपने ऐड कर दिया ईरान, जिसकी सऊदी अरब से नहीं बनती, ठीक है। वो अलग बात है कि सऊदी अरब ने ज्वाइन ही बाद में नहीं किया, लेकिन आप तो ऐड करवा रहे थे। आपने इथोपिया को ऐड करा है, साथ के साथ इजिप्ट को भी ऐड करा है। दोनों में भी रिश्ते अच्छे नहीं हैं
क्योंकि इथोपिया ने जब से GERD प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इजिप्ट को प्रॉब्लम है। नाइल रिवर पे GERD प्रोजेक्ट बना रहा, डैम बना रहा है, इसे ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम कहते हैं। तब से इजिप्ट को भी प्रॉब्लम है। तो बात यह है कि इनके बीच में भी ईंट टूटी हुई है। ब्रिक्स मतलब मजाक में कह रहे हैं, ईंट टूटी हुई है क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिफ्ट है बिटवीन द मेजर पावर्स। लेकिन कुछ डायनामिक्स इनके पड़ते हैं जो अभी न्यूज में थे। अच्छा, हमारी कोशिश रहेगी पिछले 10-20 साल के जितने भी करंट अफेयर ब्रिक्स से रिलेटेड रहे हैं सब बता दें, जिससे कि ब्रिक्स से क्वेश्चन आए तो कुछ भी छूटे ना आपसे। तो की डायनामिक्स की बात करें, जैसे न्यूट्रलिटी, यूक्रेन रशिया वॉर पे। अब सिंपल सी बात है, ब्रिक्स का मेंबर है रशिया, तो ब्रिक्स रशिया के अगेंस्ट तो नहीं बोलेगा, लेकिन रशिया के पक्ष में भी ब्रिक्स ने नहीं बोला, तो न्यूट्रलिटी देखने को मिली है। फर्दर ब्रिक्स मेंबर्स ने, सिंपल सी बात है, रशिया इसका पार्ट है, रशिया खुद पे सैंक्शन नहीं लगाएगा, इसलिए ब्रिक्स मेंबर ने कोई सैंक्शन भी इंपोज रशिया पे नहीं करे। फर्दर अगर बात करें तो मेजर अगर बात करें, अभी की बात करें तो ब्रिक्स के अंदर ही रशियंस जो ऑयल है, रशियन ऑयल जो है वो दबा के, अभी आपको पता है चाइना ने खरीदा। अच्छा, चाइना ने जब खरीदा तो चाइना बहुत सस्ते दाम पे खरीदता था, तो रशिया कहता तो भाई इतने सस्ते डिस्काउंटेड रेट पे आप कैसे खरीद सकते हैं हमें, क्योंकि वेस्टर्न सैंक्शन लगे हुए थे। तो रशिया ताही मान रहा कि किसे ऑयल बेचे, तो इंडिया गया रेस्क्यू करने, और इंडिया की विश्वगुरु की छाप आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने रशियन ऑयल खरीदा, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे। जब डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदा तो दुनिया में, वाशिंगटन से हमें फ़ोन आया, और वाशिंगटन ने फ़ोन करके, यानी USA ने फ़ोन करके ये हमसे कहा कि भाई हमने सुना है आप रशियन ऑयल खरीद रहे हो, आपके JNPT से इतने सारे मर्चेंट कार्गो जाते हैं और रशिया से ऑयल खरीदते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं, इंडिया में आके रिफाइन करते हैं। तो इंडिया ने कहा हम खरीद तो रहे हैं, लेकिन ये क्रूड ऑयल जो है ये हम डॉलर में नहीं खरीद रहे। तो वाशिंगटन ने कहा क्या है, क्या मतलब? तो इंडिया ने कहा देखो भाई आराम से सुनो, एक छोटी सी बात बताता हूँ अंकल सैम। पहली तो बात है कि रशिया, आपने सैंक्शन लगाया है, सैंक्शन का मतलब डॉलर का सैंक्शन है, हम डॉलर में खरीद ही नहीं रशियन ऑयल। तो वाशिंगटन ने पूछा किस में खरीद रहे हो? तो इंडिया ने कहा रुपया में, हम तो रुपया में खरीद रहे हैं। फिर वाशिंगटन ने पूछा बेच कहाँ रहे हो इसे प्यूरिफाई करके, सस्ता ऑयल खरीद रहे हो, क्रूड ऑयल, बेच कहाँ रहे हो? तो हमने कहा वेस्ट को बेच रहे हैं। वेस्ट से जो डॉलर आ रहा है वो रशिया को नहीं दे रहे, वो अपना रिजर्व भर रहे हैं, और रशियन को क्या कह रहे हैं? रुपया। और ऐसे करके 14 लाख डॉलर, 14 लाख रुपए का हमने रशियन ऑयल खरीदा डिस्काउंटेड प्राइस पे, और उसे वेस्ट को बेचा इन डॉलर्स। अंकल सैम ने जब पूछा कि भाई ये आप कैसे बेच सकते हो, तो हमने कहा सैंक्शन तो डॉलर पे है ना, हम यूज ही नहीं कर रहे डॉलर का, हम तो इंडियन रुपी में खरीद रहे हैं। जब वेस्ट को बेचने गए तो वेस्ट ने कहा जल्दी दो, तो सस्ता ऑयल दो, मुझे बहुत जरूरी है सस्ते ऑयल की। तो इंडिया ने कहा इसमें रशियन टैग है। तो वेस्ट ने कहा आपने प्यूरिफाई किया है ना इसे, अपनी, तुम्हारी प्यूरिफाई इंडस्ट्रीज है, मुंबई हाई है, बहुत सारी है, बरौनी है, मथुरा है, ये प्यूरिफाई कर रही है ना, अभी इंडियन हो गया, अब ये रशियन नहीं है। और वेस्ट से हमने दबा के डॉलर्स लिए। तो बात ये है, हमने रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड में, यानी रुपया में बेच के दो काम किए। एक तो वेस्ट के सैंक्शन हमारे पे नहीं है, दूसरी चीज हमने स्विफ्ट नेटवर्क जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है। आप सिंपल सी बात है, इतना बड़ा पैसे का लेन देन हो रहा है तो वो कैश में तो होता नहीं है। अब डॉलर थोड़ी ना आपके पास इतने होंगे कि आप डॉलर दे देंगे। तो एक नेटवर्क है जो डॉलर की खरीद बीच को देखता है, एक अकाउंट से पैसे इंटरनेशनली दूसरे अकाउंट को में जाते हैं। इस नेटवर्क को स्विफ्ट नेटवर्क कहते हैं। जैसे इंडिया में आपने देखा होगा आरबीआई भी मेंटेन करती है, ठीक है, आरबीआई मेंटेन करती है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन CBS, वैसी वर्ल्ड में स्विफ्ट नेटवर्क काम करता है।
तो हमने कहा हमने स्विफ्ट नेटवर्क का भी यूज नहीं करा क्योंकि रशिया इससे बाहर है, हमने डॉलर में काम ही नहीं कर रहे, तो स्विफ्ट नेटवर्क का क्या यूज करना हमें। ठीक है, रशिया खुश होकर कि क्या बात है, इंडिया मेरे साथ आया, उसने मेरे से ऑयल खरीदा, और जब ऑयल के बदले उसे रुपया भरा बॉक्स मिला तो रशियंस ने उस बैग को खोला, कह रहे ये क्या है, तो ने कहा रुपया। इस रुपया का क्या करूंगा मैं, कोई नहीं लेगा इसे। इंडिया ने कोई बात नहीं, रख लो, अभी जो बिक रहा है वो क्या कम है कि तुम्हें डॉलर में दे। और ऐसे करके इंडिया ने यूरोप को बेचा डॉलर में, अपना रुपया रशिया को दे दिया। ठीक है, इससे फॉरेक्स भी हमारा काफी बढ़ गया। ठीक है, तो यहां पर एक मास्टर गेम था डन बाय द इंडियन ब्यूरोक्रेट एज वेल एज गवर्नमेंट। चलिए, तो हम बात कर रहे थे ब्रिक्स नेशन की। तो ब्रिक्स नेशन और भी चीजों की बहुत बात करता है, जैसे ब्रिक्स बात करता है यूएनएससी की मेंबरशिप को बढ़ाना चाहिए, इसमें डेवलपिंग कंट्रीज की भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जैसे यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें भी कहना है कि इंडिया जैसी कंट्रीज को इसमें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, जापान जैसी कंट्रीज को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ब्रिक्स का दूसरा मेजर एफर्ट है जिसे डी डॉलराइजेशन कहते हैं। ब्रिक्स चाहता है किसी तरह से डॉलर का जो डोमिनेंस है वो खत्म किया जाए, डॉलर का डोमिनेंस। इसलिए जब डॉलर डोमिनेंस खत्म करने के लिए R5 करेंसी लेकर जैसे ही ब्रिक्स आया, तुरंत सऊदी अरब आ गया, और सऊदी अरब ने कहा कि भाई मैं पैसा कहां से कमाता हूं, डॉलर बेचकर, पेट्रोल बेचता हूं, डॉलर आता है, ये R5 करेंसी आ जाएगी, यू आर द वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ ऑयल, मुझे भी अपने साथ ले लो। लेकिन लास्ट टाइम सरकार चेंज हुई, डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए, और सऊदी अरब ने लास्ट में बैकआउट कर दिया, उसने कहा मैं नहीं ज्वाइन करूंगा। ठीक है, तो डी डॉलराइजेशन भी ब्रिक्स का एक मेजर टूल रहा है टू डी डॉलराइज द इकोनॉमी। चलिए आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे आगे फर्दर ब्रिक्स का इन्फ्लुएंस की बात करें तो ग्लोबल इन्फ्लुएंस ब्रिक्स का बढ़ता जा रहा है। और आप अगर देखेंगे तो आप देखेंगे ब्रिक्स कंट्रीज का जो ऑलरेडी डोमिनेंस इतना बढ़ गया है कि ब्रिक्स में बहुत सारी कंट्रीज आना चाहती है। अभी 2024 में लास्ट सितंबर अक्टूबर का महीना था, कजान समिट हुआ, और कजान रशिया में एक जगह है कजान, तो कजान समिट में एक कंसेप्ट ब्रिक्स लेके आई कि कोई बात नहीं, आपको हम फॉर्मल मेंबरशिप नहीं दे रहे क्योंकि इतने सब मेंबरशिप के कंसेप्ट आ रहे हैं, तो दे इंट्रोड्यूस अ न्यू कंसेप्ट नोन एज पार्टनर कंट्रीज। आपसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ पार्टनर कंट्रीज। तो पार्टनर कंट्रीज का कंसेप्ट अभी ब्रिक्स लेके आया। उसने कहा कि पहले आप इस ग्रुपिंग में आइए, पार्टनर्स आप इसका पार्ट बनिए, धीरे धीरे आपको ब्रिक्स में भी ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, तो पूछा जा सकता है इसका एक्सपेंड जो इन्फ्लुएंस है ब्रिक्स का ऑलरेडी काफी बढ़ रहा है, तो कंटिन्यूअस एक्सपेंशन है जो मैंने आपको बताया, एक कंसेप्ट ब्रिक्स लेके आई है, डेट इज द पार्टनर स्टेट कैटेगरी। ये भी यूपीएससी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 में क्वेश्चन। ठीक है, पार्टनर स्टेट कंट्रीज किस में कंसेप्ट है। चलिए फर्दर, तो 9 एप्लीकेशंस आई ब्रिक्स के पास, यू कैन इमेजिन, जिसमें कुछ ने फुल मेंबरशिप की बात करी, किसी ने पार्टनरशिप कंट्रीज की बात करी। और पार्टनरशिप की बात करें तो जैसे क्यूबा है, जैसे आपका नाइजीरिया है, इन सब कंट्रीज ने, कजाकिस्तान है, इन सब कंट्रीज ने पार्टनर स्टेट की बात करी कि हमें पार्टनर तो बना लो, एटलीस्ट ब्रिक्स में जगह दो है, ला दो। तो अंडरस्टैंड कि व्हाट ब्रिक्स इज एक्सपेंडिंग लाइक एनीथिंग। फर्दर अगर इंटरनल चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म की बात करें तो ब्रिक्स में अच्छा खासा इंटरनल चैलेंजेस भी है,
जैसे चाइना और इंडिया राइवलरी है, चाइना का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, क्योंकि जितनी भी कंट्रीज हैं ब्रिक्स में, सब में सबसे पावरफुल, सबसे ज़्यादा पैसे वाला चाइना है। तो चाइना का इकोनॉमिक माइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए लोगों को लगता है कि हमें किसी तरह अपना अस्तित्व बचा के रखना है। जैसे एनडीबी में 1 मेंबर 1 वोट का कंसेप्ट लेके आया, और इंडिया के कहने पर ये हुआ, ठीक है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे आपने सऊदी अरब ईरान की बात करी, इनमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, वो अलग बात है, सऊदी अरब ने ज्वाइन नहीं करा। फर्दर साउथ अफ्रीका और इंडिया जैसी इकॉनमी डेमोक्रेसीज हैं, जबकि चाइना ईरान जैसी कंट्री अथॉरिटेरियन है। अब ईरान में तो आपको पता है खुमैनी सरकार ही है, सब कुछ वही है। तो आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम भी है। साथ के साथ रशिया देखें, मैनेज डेमोक्रेसी है। मैनेज डेमोक्रेसी मतलब हर बार पुतिन ही आते हैं पावर में, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ मैनेज डेमोक्रेसी। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। फर्दर और चैलेंजेस की बात करें तो कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई इसका सेक्रेटेरिएट नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। ब्रिक्स डज नॉट हैव एनी सेक्रेटेरिएट, इसका कोई चार्टर नहीं है, यानी लॉ नहीं है, कोई बाइंडिंग डिसीजंस नहीं है ब्रिक्स के, जैसे हम देखते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस के, वैसे जैसे यूनाइटेड नेशन के चार्टर हैं वैसे इसका कोई चार्टर नहीं है। गवर्नेंस डिस्प्यूट है, कोई डेमोक्रेसी है, कुछ अथॉरिटेरियन सरकारें हैं। इकोनॉमिक में भी बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है, जैसे रशियन इज़ नॉट परफॉर्मिंग गुड, साउथ अफ्रीकन्स आर नॉट परफॉर्मिंग गुड। इंडिया जीडीपी की ट्रेजेक्ट्री तो ज़्यादा है, लेकिन इंडिया और चाइना में देखें तो इंडिया और चाइना में भी अगर इंपोर्ट गैप देखें तो 5 गुना ज़्यादा है, यानी हम 5 गुना ज़्यादा चाइना से खरीदते हैं। इवन आपने सैंक्शन जो टैरिफ कहते हैं चाइना पे, हमने टैरिफ लगाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है चाइना इतना तेज है कि वो आपको अब फिनिश्ड गुड्स नहीं बेच रहा है। अब जैसे आपकी एलईडी लाइट्स बन रही है तो वो क्या करता है, एलईडी भेज रहा है आपको, कहता लाइट्स खुद बना लो, क्योंकि रॉ मटेरियल पे आप टैरिफ लगाएंगे तो आप बना क्या पाएंगे। तो इनडायरेक्टली दे आर कंट्रोलिंग अस, ठीक, इनडायरेक्टली दे आर गिविंग अस। तो कहने का मतलब डेवलपमेंटल इशू है, इकोनॉमिक इशू हैं, ये सब इशू ब्रिक्स में आपको देखने को मिलेंगे। कोहेरेंट नहीं है, कोई यूनाइटेड फ्रंट नहीं है, यूनाइटेड आइडियोलॉजी नहीं है, ठीक है। और फर्दर कॉपरेशन भी अगर देखा जाए तो इतना अच्छा कॉपरेशन नहीं है। लेकिन एक चीज आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ब्रिक्स नाउअडेज इज डोमिनेटिंग एज वेल एज चैलेंजिंग द डोमिनेंस ऑफ वेस्ट, ठीक है। इवन ब्रिक्स में आपको पता होगा कि अपनी एक डिजिटल करेंसी लेके आने की बात हो रही है। R5 तो हमने पढ़ाई, एक डिजिटल करेंसी की बात हो रही है जो डॉलर बैक्ड होगी। और कोई करेंसी अगर डॉलर बैक्ड हो जाए, क्योंकि इवन आपको पता है जो डिजिटल करेंसी ये लेके आ रहे हैं वो गोल्ड बैक्ड होगी, सॉरी मैंने गलती से आपको डॉलर बैक्ड कह दी, गोल्ड बैक्ड होगी। तो आपको पता है डॉलर भी गोल्ड बैक नहीं है, आज बैकिंग नहीं है उसकी गोल्ड की, ये रिचर्ड निक्सन के समय पे ही खत्म हो गया था। लेकिन आज जो ब्रिक्स अपनी डिजिटल करेंसी लाने की बात कर रहा है वो गोल्ड बैक्ड कर रहा है, और जब गोल्ड बैक ऐसी करेंसी आएगी तो उसका कितना डोमिनेंस होगा आप यू कैन इमेजिन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्रिक्स। इसको एक बार पढ़ लेंगे, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं ब्रिक्स से, तैयार रहिए ब्रिक्स टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएंगे। और इस पे टेस्ट भी हमने दिया था, तो एक बार रिवीजन कर लेंगे इस डॉक्यूमेंट को। फर्दर मोर आगे करंट अफेयर्स में हम बात कर रहे थे जिसका नाम है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। तो मैंने आपको बताया एनडीबी में न्यू डेवलपमेंटल बैंक में 1 कंट्री 1 वोट है, ब्रिक्स की 5 कंट्री 5 वोट है, ठीक है। तो ये न्यू डेवलपमेंटल बैंक का स्ट्रक्चर है। फर्दर सब ने इक्विटी पे इन्वेस्ट किया है, हर किसी का इक्वल इन्वेस्टमेंट है। तो चाइना को यह बात बुरी लगी, चाइना ने कहा भाई एक काम करो, जैसे यूएसए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को डोमिनेट करता है, हमारा भी एक डोमिनेटेड बैंक होना चाहिए। चाइना ने कहा, एक चाइनीज लैंग्वेज में बोला झिंग घूम घूम, और कहा एक बैंक लेके आएंगे। लोगों ने पूछा कौन सा बैंक लेके आएंगे, उन्होंने कहा एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। इंडिया को भी बुलाया, साउथ एशियन इकोनॉमीज को बुलाया, और साउथ एशियन इकोनॉमीज बैठी थी, चाइना के सामने बैठी थी, और यूरोप हाथ बांधे खड़ा था कि हमारे कब नंबर आएगा। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक का आप फाउंडिंग समझ सकते हैं कैसे हुआ होगा, 2013 में हुआ। इंडिया वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ AIIB, ठीक है। लेकिन चाइना ने कहा कि भाई
यहां पर मेरा डोमिनेंस होगा। एनडीबी की तरह नहीं है कि हर कोई सेम इन्वेस्ट करेगा, मेरे पास मसल पावर ज़्यादा है, इकोनॉमिक पावर ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे। लोगों ने पूछा कितना इन्वेस्ट करोगे, तो उन्होंने कहा 25 से 27% मिनिमम मेरा है। इंडिया ने अगेन कहा चलो 25 से 27% तुम इन्वेस्ट करो, 8% हम करेंगे, लेकिन 1 पर्सन 1 वोट होगा। चाइना ने कहा इंडिया इज नोन फॉर स्पॉइलिंग द पार्टीज, ये पार्टी खराब करते हैं, मूड खराब कर दिया मेरा। चाइना ने अपना दिमाग लगाया कि क्या हो सकता है, तो उसने कहा एक काम करो, AIIB को ऐसा कर दो, चलो 1 पर्सन 1 वोट, लेकिन वोटिंग तभी मानी जाएगी जब एटलीस्ट 75% वोट्स आए। अब समझो, चाइना की परसेंटेज AIIB में 25 से 27% है, यानी 74% भी वोटिंग हुई तो वोटिंग नहीं मानी जाएगी। इसलिए चाइना ने अपने 27% से ज़्यादा रखे हैं, यानी बिना चाइना के कोई डिसीजन नहीं हो सकता इसमें। 1 पर्सन 1 वोट है, लेकिन 75% एग्री होने चाहिए, 75%। तो ये कहानी AIIB की स्टार्ट करते हैं। तो AIIB 2013 में जब सी जिनपिंग पावर में आए, उन्होंने लॉन्च किया, और इसी के साथ एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था सी जिनपिंग ने, जिसे कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। BRI वही प्रोजेक्ट है, एक तरह से डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, यानी कर्जा नीति, जो कि हमारे वेलेस्ली लेके आए थे, है ना, लॉर्ड रिचर्ड और आर्थर वेलेस्ली। तो रिचर्ड वेलेस्ली और आर्थर वेलेस्ली 2 भाई थे, पता होगा, एक ने नेपोलियन को हराया, दूसरा इंडिया आए, तो हमारे यहाँ डेट ट्रैप डिप्लोमेसी लेके आए। वो अलग बात है, डुप्लेक्स इससे पहले जो फ्रेंच गवर्नर था उसने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में ये था कि किसी भी तरह किसी कंट्री को कॉलोनाइज करना है, उसे सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बनाना है एंड मार्केट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना है। इसलिए आप देखो, सबसे पहली रेलवे बॉम्बे से थाने चलाई गई। वो थाने इसलिए चलाई गई कि थाने से जितना भी कॉटन इकट्ठा होता था वो थाने के एरिया में होता था, वो सारा मुंबई के पोर्ट पे आएगा और पोर्ट से यूरोप जाएगा। वहां यूरोप में, लंदन में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी और फिनिश प्रोडक्ट हम पहनेंगे। ठीक है, इसीलिए कलकत्ता में रेलवे बना रहे थे रानीगंज कोयला को एक्सपोर्ट करने, कहा, लंदन में, और वहां लंदन में एक्सपोर्ट होता और हमारे पास क्या आता, फिनिश प्रोडक्ट। तो ऐसी चाइना का एक प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बहुत डिटेल में हम देखेंगे जब BRI बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो BRI के ऊपर ऐसा करा दूंगा, अपना इंडिया का भी बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जो पढ़े होंगे उन्हें पता होगा, BRI पे PhD कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, यहाँ पर चाइना ने फाउंडिंग मेंबर रहा, साथ के साथ इंडिया फाउंडिंग मेंबर रहा, और जब AIIB बन रहा था तो और भी कंट्रीज को बुलाया गया। सुन लो, जितनी भी कंट्रीज थी, इवन आपको जान के हैरानी होगी, इजराइल रिमेन द वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। USA ने कहा ये क्या हो गया, जिस आदमी के लिए मैंने अपना खून तक बेच दिया हॉस्पिटल में, वो फाउंडिंग मेंबर इजराइल, इट रिमेन्स द फाउंडिंग मेंबर। और सिंपल सी बात है, ये USA के अगेंस्ट बनाया तो USA इसका मेंबर हो भी नहीं सकता और कभी होगा भी नहीं। ठीक, तो मैं बता रहा था कि 57 मेंबर इसके फाउंडिंग मेंबर रहे, और आज वर्ल्ड वाइड 110 कंट्री एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक के अप्रूव मेंबर्स हैं जो AIIB से लोन लेते हैं, इंक्लूडिंग लंदन, इंक्लूडिंग फ्रांस यानी पेरिस, इंक्लूडिंग बर्लिन, वो भी इससे लोन लेता है। ठीक है, इंडिया से पूछा गया एक बात बताओ, आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तो पार्ट नहीं हो, है ना, पार्ट नहीं है ना हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के, सबको पता होगा। लेकिन AIIB जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को फंड करने के लिए आया है, एंशिएंट सिल्क रोड जो चाइना से स्टार्ट होकर यूरोप तक जाता है, वो उस रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो बैंक बनाया AIIB, उसके मेंबर हो। यानी इनडायरेक्टली कर्जा नीति में आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ले रहे हो, लेकिन लोन ले रहे हो थ्रू AIIB। इंडिया ने कहा मैं भी इतना बेवकूफ नहीं हूं, है ना,
AIIB के मेंबर होने का एक फायदा है। लोगों ने पूछा क्या? इंडिया ने कहा मैं दोनों को बैलेंस कर पाता हूं। कैसे? वर्ल्ड बैंक के पास जाता हूं और उसे दिखाता हूं AIIB का है, और AIIB कहता हूं कि वर्ल्ड बैंक मुझसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो मैं कहता हूं देख AIIB मुझे कम इंटरेस्ट पे दे रहा है। वर्ल्ड बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम करता है तो वो इंटरेस्ट रेट ले जाकर AIIB को दिखाता हूं, देखो मुझे कितने कम इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है। AIIB फर्दर कम करता है, वो फर्दर कम करे लोन को, फिर वर्ल्ड बैंक पे ले जाता हूं, और ऐसे करके मेरी जो परचेजिंग पावर, ऐसे करके जो मेरी पावर है, बार्गेनिंग पावर है, नॉट परचेजिंग पावर, बार्गेनिंग पावर है, वो बार्गेनिंग पावर इंक्रीज होती है और सस्ते में हमें लोन मिलता है। ठीक है, तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेटर ऑफ AIIB। हम वर्ल्ड बैंक से भी सबसे ज्यादा कर्जा लेते हैं, AIIB से भी, और अभी हम देखेंगे एक ADB, एशियन डेवलपमेंटल बैंक, जापान डोमिनेटेड बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, उससे भी हम लोन लेते हैं, और सबके हम लार्जेस्ट बोरोअर है और सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो इंडिया इज आल्सो अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ AIIB। तो बात ये करते हैं, इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, हर एक कंट्री का एक पर्सन इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में होता है। करंट जो प्रेसिडेंट है इनका जिन लिक्विन है चाइना के, जो बाई शेयर होल्डर्स यानी जितने शेयर होल्डर है उनके द्वारा इलेक्ट किया जाता है। वोटिंग पावर इज आल्सो बेस्ड ऑन शेयर होल्डिंग, जैसे इंडिया की 8% है, 26-27% चाइना की है, रशिया की 6% है, जर्मनी की 4% है, एंड सो फोर्थ। अनलाइक जो वर्ल्ड बैंक और IMF में देखते हैं कि USA के पास डी फैक्टो वीटो पावर है, क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग है, यहां पर चाइना या किसी भी कंट्री को वीटो पावर नहीं है। लेकिन साथ के साथ ये है जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो 75% वोटिंग द्वारा लिया जाएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इंडिया इज वन ऑफ द टॉप बोरोअर ऑफ AIIB। हमने अभी इवन 10 बिलियन का प्रोजेक्ट, $10 बिलियन लिए हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए, जैसे चेन्नई मेट्रो बन रही है, या फिर डैम रिहेबिलिटेशन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, डैम को रिहेबिलिटेट करना है, ठीक करना है, उन सब के लिए भी हमने पैसा AIIB से लिया है। फर्दर AIIB की बात करें तो AIIB बैंक को AAA क्रेडिट रेटिंग्स मिली है, वो बाद में बताएंगे ये AAA क्रेडिट रेटिंग्स क्या होती है। कुल मिलाकर वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट रेटिंग्स है, किसी बैंक्स को मिलती है, तो AIIB को AAA क्रेडिट रेटिंग्स मिली है। साथ के साथ G20 ग्रुप है, यानी ग्रेट 20 ग्रुप्स हैं, ये वो कंट्रीज हैं जो फाइनेंस सेक्टर में डोमिनेट करती है। G20 कंट्रीज में अदर देन USA, सोवियत है, जापान, USA के साथ का मैक्सिको एंड यूरोपियन यूनियन, नॉट लंदन, ब्रिटेन अलग चीज है, यूरोपियन यूनियन, उन्हें छोड़कर सारे कंट्री G16 कंट्री AIIB के मेंबर है। आपको ये भी याद रखना है, पूछ सकता है इनमें से कौन कौन से AIIB के मेंबर नहीं है, तो बता देना यूनाइटेड स्टेट्स कौन सी G20 कंट्रीज के लोग हैं जो AIIB के मेंबर नहीं है। तो आप कहते हो 16 कंट्रीज G20 की AIIB के मेंबर है, एक्सेप्ट USA, जापान, मैक्सिको एंड EU। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल इसका $100 बिलियन था। ऑथराइज कैपिटल यानी जो इनिशियल लगाया गया वो $100 बिलियन था। वो अलग बात है कि ये हाफ है वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड बैंक के पास ज्यादा पैसा, सो ऑब्वियस। हेडक्वार्टर AIIB का बीजिंग बनाया गया, ठीक है, और अभी 2024 तक इसके 110 अप्रूव मेंबर हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। अच्छा सुनो, ब्रिक्स की जो NDB है उससे पूछा गया रशिया पे सैंक्शन लगाओगे, तो NDB ब्रिक्स ने कहा रशिया तो इसका मेंबर है, कोई इस पे सैंक्शन नहीं लग सकता। AIIB से पूछा गया क्या रशिया को लोन दोगे, तो AIIB ने अपने को साफ सुथरा दिखाने के लिए कहा जब तक रशिया यूक्रेन क्राइसिस खत्म नहीं होता
रशिया और बेलारूस को कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एआईआईबी से नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो अभी रशिया यूक्रेन क्राइसिस में एआईआईबी ने कहा कि हम इसे लोन नहीं देंगे जब तक ये क्राइसिस नहीं खत्म होते। और ये हुआ क्यों, इसके पीछे भी इंटरनेशनल स्टोरी है। क्या क्या है इंटरनेशनल स्टोरी? 2023 की बात है, मिड 2023 की। एक इसके कम्युनिकेशन डायरेक्टर थे, कैनेडियन थे। ठीक है, उन्होंने रिजाइन किया और रिजाइन करके कहा एआईआईबी इज डोमिनेटेड बाय कम्युनिस्ट, कम्युनिस्टों द्वारा ये डोमिनेटेड है, साम्यवादी हैं इसमें। जैसी ये बात करी, चाइना ने कहा ये बेसलेस है, और बेसलेस के बाद साथ के साथ ये भी कहा रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रही है, कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, रशिया और बेलारूस को फंड नहीं करेंगे। ठीक है, एक तरह की मध्य मार्ग, यानी वेस्ट भी बुरा ना माने, रशिया भी बुरा ना माने। ठीक है, फर्दर एआईआईबी वहां फंड करता है जहां उसका फायदा होता है। एक तरह से बीआरआई प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए एआईआईबी बनाया गया था। ठीक है, तो ओवर 20% जो टोटल एआईआईबी की लेंडिंग है वो भी आपको याद रखनी है इंडियंस के पास है, इंडिया के पास है। $10 बिलियन से ज्यादा हम फंडिंग एआईआईबी से ले चुके हैं। और एआईआईबी पहला ऐसा बैंक है जिसने बात करी है कि हम अब ग्लोबल साउथ के ज्यादा प्रोजेक्ट फंड करेंगे। साथ के साथ एआईआईबी ने एक और चीज लॉन्च करी है जिसे कहते हैं ग्रीन, वैसे ये फंड ऑलरेडी आपने सुना होगा, ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये ग्रीन क्लाइमेट फंड एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी, ठीक है, आपके 2010 में, जिसे कानकून समिट कहते हैं। उस कानकून समिट UNFFC का, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उस कानकून समिट में एक फंड बनाया गया था क्लाइमेट को फंड करने के लिए, जिसे ग्रीन क्लाइमेट फंड कहते हैं। एआईआईबी ने कहा 60% ऑफ एआईआईबी फंड ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए जाएंगे, यानी वो इन्वेस्टमेंट जो क्लाइमेट रिलेटेड होंगे उसमें हम फंड करेंगे। और 2023 तक का डेटा है, एआईआईबी ने 60% ऐसे प्रोजेक्ट फंड करे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो ग्रीन क्लाइमेट फंड के हों। ठीक है, इवन लोगों ने कहा ये एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक है, ये तो एशिया को ही फंड करेगा। अफ्रीका ने कहा हमारा क्या होगा, तो एआईआईबी ने यानी चाइना ने कहा कि 15% से ज़्यादा हम जो फंड करेंगे वो आउटसाइड ऑफ द एशिया फंड करेंगे आप। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, 15%, दे सेड कि 15% से ज़्यादा वी विल फंड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, फर्दर मोर आगे बात करें तो एआईआईबी ने एक और चीज बात करी, कोलैबोरेटेड अप्रोच की। अब कोलैबोरेटेड अप्रोच क्या है, सुनो, इसे कहते हैं को फाइनेंसिंग। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, लिख लो, नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सिंपल सी बात है, अलग अलग डॉक्यूमेंट में, अलग अलग आर्टिकल्स में आप ये सब शब्द सुनोगे, समझ में नहीं आएंगे, ना पता होगा कि क्या कहाँ ये शब्द आए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यूपीएससी ये सब वर्ड्स जरूर पूछती है। को फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क, लोगों ने पूछा ई क्या है बे, को फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क। तो एआईआईबी ने कहा देखो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं वर्ल्ड बैंक के अगेंस्ट हूँ, तो इंडिया ने कहा हाँ। फिर एआईआईबी ने यानी चाइना ने कहा तुम्हें लगता है यूरोपियन बैंक के अगेंस्ट हूँ, तो इंडिया ने कहा हाँ। कह रहा बिल्कुल नहीं, हम वर्ल्ड बैंक के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जो जापान डोमिनेटेड है, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के साथ को फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क बना रहे हैं, यानी हम सब मिलकर अब फाइनेंस करेंगे। दैट इज को फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क। तो हम जो अब कह रहे थे कि दुनिया 1990 से पहले, 1990 से पहले बाइपोलर थी, 1990s के बाद कुछ समय तक यूनिपोलर रही, चाइना ने प्रूव करा कि नाउ द वर्ल्ड इज मल्टीलेटरलिज्म। ठीक है, और मल्टीलेटरलिज्म के साथ साथ
बाइपोलर, जिसमें 2 डोमिनेटेड है यूएसए एंड चाइना। तभी दे हैव इंट्रोड्यूस द को फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क कि वर्ल्ड बैंक के साथ हम फाइनेंस करेंगे। ठीक है, तो जियोपॉलिटिकल है। कुछ आपको टिटबिट्स पता होना चाहिए कि AIIB चाइना डोमिनेटेड है, ADB जापान डोमिनेटेड है, वर्ल्ड बैंक USA डोमिनेटेड है, NDB ब्रिक्स का बैंक है। तो ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए, तो AIIB से और भी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे AIIB ने जब से रशियन यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हुए हैं 2022 के इन्वेजन के बाद, तब से रशिया और बेलारस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसे क्लोज कर दिया गया है। ठीक है, फर्दर और AIIB के बारे में AIIB के बारे में एक चीज आपको याद रखनी है, AIIB एक मल्टीलेटरल बैंक है विद मैनी शेयर होल्डर, while BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज अ बाइलेटरल चाइनीज इनिशिएटिव। लेकिन प्रैक्टिकली इन प्रैक्टिस बोथ कंप्लीमेंट ईच अदर। एक्चुअली में AIIB बनाई ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को फंड करने के लिए थी। ठीक है, एंड इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ AIIB। चलिए आप इसे पढ़िए, नेक्स्ट क्लास में हम आगे की इंटरनेशनल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वी विल सी इन लेटर इन द क्लासेस। चलिए, टेक केयर।